हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, मैकिंडर्स हर्टलैंड थ्योरी। ये पॉलिटिकल जियोग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं और थॉट में भी जब हम लोग ब्रिटिश जियोग्राफर्स का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग मैकिंडर को पढ़ते हैं, और जब मैकिंडर को पढ़ते हैं तो हर्टलैंड थ्योरी भी हमको पढ़नी पड़ती है। हम लोग के नेट जेआरएफ वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पॉलिटिकल जियोग्राफी का तो आप इसको फेवरेट टॉपिक समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। जो एग्जाम मैंने दिया उसमें भी क्वेश्चंस आए हुए थे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। और आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं और जब पहले के आप पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी कि पॉलिटिकल जियोग्राफी में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, या जो 90 से 95% जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मैकिंडर से आते हैं, या रिमलैंड थ्योरी जो स्पाइकमैन की है उससे आते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इस थ्योरी को समझेंगे, और इस थ्योरी को मैं आपको सिर्फ इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, क्योंकि ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि अगर कोई इसमें डीपली पढ़ने लगे तो हो सकता है कई दिनों तक वो पढ़ता चला जाए, क्योंकि इसको हम वर्तमान समय से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जो वर्तमान सिनेरियो है विश्व का। और अगर लॉन्ग आंसर लिखने को आता है तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। लेकिन हम लोगों को यही चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि हर टॉपिक पे हमको लिमिटेड समय ही देना है और सिलेक्टेड चीजों पर ही फोकस करना है। अगर आप मैकिंडर की हर्टलैंड थ्योरी पर जो चीजें मैंने आप आज अ, मैंने जो प्लान किया है बताने के लिए, उतनी चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा गहराई में चले गए और वर्तमान जियो पॉलिटिक्स है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो पढ़ने में तेज तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी वो आप देखेंगे, जैसे आपके मास्टर्स के भी बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ने में तो अच्छे होंगे बट फिर भी वो जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाते हैं, या बहुत तो नेट भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो पढ़ने में तो सही है और वो काफी मेहनती हैं, हार्डवर्क भी करते हैं, लेकिन वो गलती जो कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि वो किसी एक टॉपिक पे जरूरत से ज्यादा स्टडी कर लेते हैं। वो समय भी आएगा जब आप रिसर्च में एडमिशन ले लीजिएगा, थोड़ी सी एक लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी, तो आप आराम से मैकिंडर को एक हफ्ता पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ मेन मेन चीजों पर ही फोकस करना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैकिंडर की थ्योरी पहले मुझे भी बहुत समझ में नहीं आती थी, क्योंकि इसमें टर्म्स बहुत सारे यूज हुए हैं। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं उन टर्म्स को, जो शब्दावलियां हैं उनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, बोल बोल के याद कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए कि वर्ल्ड आइलैंड क्या है, हर्टलैंड क्या है, इनर क्रेसेंट क्या होता है, आउटर क्रेसेंट क्या होता है, मिडलैंड बेसिन क्या है, और लीना लैंड क्या है। अगर आप इन टर्म्स को समझ लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो ये 6 टर्म्स लिखे हुए हैं, वर्ल्ड आइलैंड विश्वद्वीप, हर्टलैंड हृदय स्थल, इनर क्रेसेंट आंतरिक अर्धचंद्र, आउटर क्रेसेंट बाह्य अर्धचंद्र, मिडलैंड बेसिन और लीना लैंड। अगर आप इन 6 टर्म्स को समझ लेते हैं कि इन शब्दावलियों का क्या मतलब है, कहाँ इनका यूज हुआ, क्या है इसके अंदर, ये चीज, और इसके बाद ये मैकिंडर की 3 किताबें थी, द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, और राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। 1904 में आई द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, 1919 में आई डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, और 1943 में आई राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। ये 3 किताबें आई। तो ये 3 किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं, और ये 3 किताबें किस ईयर में आई, ईयर पर थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि इस बार हालांकि ईयर वाले क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। अब जब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तब से एक चीज ये चेंज हुआ है कि काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो कि ठीक भी है,
क्योंकि इतने बड़े लेवल का एग्जाम है तो उसमें इस तरह के रटने वाले क्वेश्चन की संख्या कम ही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इस बार जो एग्जाम मैंने दिया उसमें स्पाइक मैन की जो रिम लैंड थ्योरी है उसका सन पूछ लिया गया था। इसके अलावा जो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट है मार्क जेफरसन महोदय का, उसका सन पूछ लिया गया था। तो इसलिए सन पर थोड़ा फोकस करिएगा, थोड़ा रटने वाली चीज है बट क्या किया जाए, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको थोड़ी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये टर्म्स, ये शब्दावलियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 3 किताबें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं इस थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग विश्व द्वीप जो वर्ल्ड आइलैंड है उसको समझेंगे कि वर्ल्ड आइलैंड बेसिकली क्या है। इस थ्योरी की यही कठिनाई है कि इसमें इतने ज्यादा शब्दावलियां हैं कि हम लोग वर्ल्ड आइलैंड हर्ड आइलैंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन वर्ल्ड आइलैंड बेसिकली हर्ड लैंड से वर्ल्ड आइलैंड का कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान से देखिए, वर्ल्ड आइलैंड में मैकिंडर महोदय ने, ये एक प्रकार की, पहली बात तो एक चीज आप अपने दिमाग में ये बैठा लें कि ये एक थ्योरी है जो कि किसी के विचार है। अब वो सही है या गलत है वो तो हम लोग आलोचना में पढ़ेंगे। तो कभी भी किसी थ्योरी को, कभी कभी क्या होता है कि कुछ थ्योरीज हमें समझ में नहीं आती हैं तो उसको एज इट इज रट लेना चाहिए। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट को समझने को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी थ्योरी किसने दी, वो क्या सोच के दी, वो चीजें कभी कभी हम कैच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एग्जाम के लिए हमको कुछ चीजों को रटना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर विश्व द्वीप, तो विश्व द्वीप में मैकेंडर महोदय ने क्या किया, उन्होंने, जैसे यहाँ पे मैंने छोटा सा मैप बनाया है बस समझाने के लिए, पूरा वर्ल्ड मैप मैंने नहीं बनाया है, यहाँ पर समझाने के लिए उन्होंने विश्व द्वीप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरोप को, एशिया को और अफ्रीका को, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एशिया का पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट है और ये अफ्रीका का पार्ट है, इसको, इस पूरे को उन्होंने विश्व द्वीप की संज्ञा प्रदान की। अब एक आपका यहाँ पे टिक लगना चाहिए, अब एक आपका यहाँ पे टिक लग जाना चाहिए कि आपका वर्ल्ड आइलैंड क्लियर हो गया। अब इससे ज्यादा डीप आपको वर्ल्ड आइलैंड को नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि वर्ल्ड आइलैंड क्या है। वर्ल्ड आइलैंड है अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन तीनों को मिला के उन्होंने कहा कि ये विश्व द्वीप है। एक चीज क्लियर हो गई। अब उन्होंने जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्क उनका आता है पाइवट एरिया। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देनी है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस पूरी थ्योरी को, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें हैं। स्टार्टिंग में हर्टलैंड थ्योरी नहीं आई थी। स्टार्टिंग में पाइवट एरिया, जैसे जो पहली बुक है 1904 वाली, उसमें आप देखेंगे तो लिखा है द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। पाइवट मतलब होता है धुरी क्षेत्र। तो 1904 में जो ये बुक आई, ये वाली, उसमें इन्होंने पाइवट एरिया का कॉन्सेप्ट दिया। और पाइवट एरिया के कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि ये जो, जहां मैंने हर्टलैंड लिखा हुआ है, बेसिकली पाइवट एरिया वाला एरिया यही था। थोड़ा सा क्या किया गया कि जब 1919 वाली बुक आई डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज वाली, तो इस बुक में इन्होंने क्या किया, पाइवट एरिया का नाम बदल के हर्टलैंड कर दिया, और पाइवट एरिया का नाम चेंज कर दिए, हर्टलैंड कर दिए, और थोड़ा सा उसका एरिया बढ़ा दिए। बस यही काम इन्होंने किया। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाइवट एरिया क्या है और हर्टलैंड क्या है। कोई अंतर नहीं है दोनों में, पाइवट एरिया भी वही चीज है, हर्टलैंड भी वही चीज है। बस डिफरेंस ये है कि 1904 में इन्होंने पाइवट, द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री वाली बुक में पाइवट एरिया धुरी क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट दिया, और यहाँ इस एरिया को उन्होंने धुरी क्षेत्र माना। अभी बात करेंगे हम लोग कि क्यों माना इस एरिया को, लेकिन यहाँ पे बस आपको थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि ये धुरी क्षेत्र हो गया। अब जो 1919 वाली इनकी बुक आती है, उसमें इन्होंने क्या किया कि इस धुरी क्षेत्र का नाम बदला, हर्टलैंड कर दिया, और इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बस ये काम इन्होंने यहाँ पे किया। और बेसिकली पाइवट एरिया का ही जो एक्सटेंशन है वो हमारा हर्टलैंड है। अब क्यों इन्होंने इस एरिया को चुना, तो उसमें आप सभी लोग बुक्स में पढ़े होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इनका यह मानना था कि जैसे मान लीजिए ये एरिया हर्टलैंड है,
या पाइवट एरिया है, तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस मिलेंगी आपको, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, यहाँ वोल्गा नदी है और यूराल पर्वत मिलेगा, और ऊपर पूरा एक आर्कटिक ओशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये एरिया मैकिन्डर के हिसाब से काफी सेफ और सुरक्षित एरिया था। इसीलिए इन्होंने पूरे विश्व को जब इन्होंने देखा तो उनको लगा कि यही एकमात्र एक ऐसा एरिया है जो फोर्ट की तरह, किले की तरह सुरक्षित है। और वास्तव में सुरक्षित है भी। इधर भी माउंटेन्स हैं, इधर भी माउंटेन्स हैं, इधर भी माउंटेन है और रिवर है, और इधर आपका पूरा एक बहुत ही ठंडा महासागर है। तो काफी सेफ ये इलाका है, और रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे खासे यहाँ पे हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो उनको लगा कि ये एक पूरे विश्व में ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। हालांकि जब हम लोग इसकी आलोचना करते हैं, आलोचना बहुत डिटेल में हम लोग चूंकि रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी अगर आपको रिटन एग्जाम भी लिखना है। तो आलोचना में हम लोग इसमें यही कह सकते हैं कि जैसे अब आप देखिए, मैकिन्डर की थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी है। ये थ्योरी 1904, 1919 और 1943, इन मतलब इतने इस टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 1900 से 1950 के बीच के 50 सालों के आसपास की थ्योरी है। और काफी समय समय पर इन्होंने अपनी थ्योरीज में चेंजेस भी किए हैं। आप सोचिए कि 1904 में लिखा, फिर 1919 में कुछ चीजें ऐड की, फिर 1943 में कुछ चीजें ऐड की। तो जैसे जैसे विश्व का सिनेरियो बदलता गया वैसे वैसे इन्होंने अपनी थ्योरी में चेंज करते गए। तो आज के समय में जब वायु परिवहन इतना शक्तिशाली हो चुका है, और वायु परिवहन शक्तिशाली हो गया, दूसरा मिसाइल्स इतनी आ गई हैं अटैक करने वाली, लैंड पर तो अब लड़ाई होती ही नहीं है ज्यादा। पुराना जमाना तो बीत गया, जो कि आप हम लोग पहले रामायण महाभारत में देखते थे, और उसके बाद भी जो युद्ध हुए इधर, वो तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद भी जो युद्ध हुए 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो तब तो उतना प्रचलन नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज के 2020-21 का जो टाइम है, अभी अगर हम देखें, वर्तमान समय की स्थिति को देखें, तो एयर पावर इतनी बढ़ चुकी है, तरह तरह की मिसाइल्स आ चुकी हैं, रडार सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो अब ये एरिया उतना सुरक्षित नहीं है वर्तमान समय में। और एक तो ये एरिया भी सुरक्षित नहीं है, और दूसरा ये एरिया इतना दुर्गम है कि रिसोर्स तो यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ पे उनका उतना कंज्यूम ही नहीं हो पा रहा है। और इसकी अपेक्षा में जो हमारा यूएसए वाला एरिया है वो काफी ज्यादा डेवलप हो गया। तो इसीलिए अब वर्तमान समय में इस थ्योरी की आलोचना इसीलिए होती है कि यद्यपि ये एरिया बहुत ही सुरक्षित है, इसके हर ओर माउंटेन रेंजेस हैं, ऊपर एक बहुत ही ठंडा ओशन है, सुरक्षित है ये, लेकिन उस समय के संदर्भ में वो सुरक्षित था। अभी के संदर्भ में ये उतना सुरक्षित अब नहीं रह गया है, क्योंकि अब बैठे बैठे कोई यूएस से अगर यहाँ पे मिसाइल अटैक कर दे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए जो थ्योरीज होती है ना, थ्योरीज को जब आप आंसर को लिखिए तो ये चीज कोई रटने वाली नहीं है। अब ये चीज बुक्स में भी मिल जाएंगी तो, लेकिन कोई इसमें पढ़ने वाली चीज ही नहीं है, आप खुद अपने आप इसको बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, वॉन थ्यूनन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब आप ये सोचिए, वॉन थ्यूनन की थ्योरी आई 1826 में, और उस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि सबसे जो उनकी सेकंड पेटी है उसमें उन्होंने लकड़ी को शामिल किया है, जहां लकड़ी का काम होता है। अब उनकी थ्योरी कब की थ्योरी है? उनकी थ्योरी 1826 की थ्योरी है। 1826 में लकड़ी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, लेकिन क्या आज लकड़ी का उतना इंपॉर्टेंस है? आज ईंधन के रूप में या और किसी चीज के रूप में लकड़ी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उस समय लकड़ी ईंधन के रूप में बहुत उपयोगी थी, इसीलिए उन्होंने नगर के सबसे नजदीक लकड़ी वाली पेटी को माना है। आज के समय में लकड़ी का यूज हम फर्नीचर के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में तो शायद ही कहीं यूज होता हो, नहीं तो ज्यादातर जगह पे लोग गैस का यूज करने लगे हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा जो है, जब भी हम किसी थ्योरी को पढ़ें तो उस थ्योरी में हम वर्तमान समय के संदर्भ में भी उसको पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और बुक से अच्छी चीज निकल के आएगी। जो चीजें बुक में नहीं होती हैं वो चीजें आप अपने से निकाल सकते हैं।
तो ये वॉन्थिनर वाली बात मैंने बस आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐड की थी, लेकिन उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो हम लोगों ने वर्ल्ड आइलैंड को समझ लिया, हम लोगों ने हर्टलैंड को समझ लिया कि हृदय स्थल क्या है। अब पाइवट एरिया भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं इनर क्रेसेंट क्या चीज है। बेसिकली जो ये हम लोगों का इधर वाला इलाका है, जिसमें जो कि सागर तट पर स्थित जो एरिया है, जैसे ये हो गया, ये आपका हो गया, यहाँ का हो गया, ये थोड़ा सा एरिया हो गया, और ये पूरा एरिया इधर का हो गया। ये जो सागर तट पर स्थित इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका इनर क्रेसेंट आंतरिक अर्धचंद्र का क्षेत्र है। इधर यूराल के पश्चिम का एरिया जो भी सागर तट पर स्थित है, इधर वेस्ट एशिया वाला इलाका, ये थोड़ा सा इलाका हो गया आपका, इधर साउथ ईस्ट एशिया वाला इलाका, इधर साउथ एशिया का इलाका, ये पूरा ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इधर वेस्ट एशिया, इधर वेस्ट ऑफ यूराल, ये जो भी कोस्टल इलाके हैं, ये इधर से आते हुए इधर इधर, ये पूरा इतना, बहुत नीचे अफ्रीका में हमको नहीं जाना, सिर्फ ये इलाका जो है, ये आपका इनर क्रेसेंट के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा आउटलाइन क्रेसेंट या आउटर क्रेसेंट में क्या क्या आता है, उसमें थोड़ा सा आप उसको याद कर लीजिए। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सहारा के दक्षिण का जो अफ्रीका का जो एरिया है वो, और जापान, यहाँ जापान है, और ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रदेश हैं वो उसमें शामिल है। यहाँ पे मैंने ग्रेट ब्रिटेन नहीं बनाया है क्योंकि ये मैप में हार्टलैंड और पाइवट एरिया को समझाने के लिए मैंने बनाया। तो वो सारी चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे कि जापान कहाँ पे है, ग्रेट ब्रिटेन कहाँ है, तो उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। लेकिन बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि इनर क्रेसेंट में ये इलाके आते हैं कोस्टल वाले। अभी जो हम लोग का आउटर क्रेसेंट है उसमें ग्रेट ब्रिटेन है, उसमें जापान है, उसमें सहारा के साउथ का अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इनर क्रेसेंट का कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया, इनर क्रेसेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आउटर क्रेसेंट क्या है ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि मिडलैंड बेसिन क्या होता है। मिडलैंड बेसिन जब 1943 वाली बुक आई, राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ पीस जो बुक है मैकेंडर महोदय की, तो उस समय तक 1943 तक, अब आप सोचिए 1904 से ये काम कर रहे हैं अपने इसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन 40 साल बाद 1943 तक यूएसए काफी पावरफुल हो गया था। वेस्ट यूरोप जैसे ब्रिटेन और जो भी देश हैं वो भी काफी पावरफुल हो रहे थे। तो इनको ये लगा कि अब यूएसएसआर तो पावरफुल है, लेकिन अब और भी एरियाज जो हैं वो डेवलप अब हो रहे हैं। तो इन्होंने मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं कि बीच में बेसिन है, उसके एक और वेस्ट यूरोप है, एक और जो यूएसए का बेसिकली ईस्ट यूएसए वाला पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट था उस वक्त। तो यूएसएसआर की जो राजनीतिक शक्ति है उसके प्रति ये एक संतुलन के रूप में काम कर सकता है। इधर ये एरिया पावरफुल हो रहा है तो उधर ये एरिया जो मिडलैंड बेसिन वाला एरिया है ये भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो बस मिडलैंड बेसिन का यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे विश्व की परिस्थितियां बदल रही थी वैसे वैसे ये अपने थ्योरी में चेंजेस लाते जा रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा लीना लैंड को भी समझ लेते हैं। अपनी 1943 की जो बुक है जो भी हम लोग देख रहे थे, राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ पीस जो बुक है, उसमें इन्होंने क्या किया कि एनईसी के पूर्व में जो भी एरिया है उसको इन्होंने लीना लैंड या लीना भूमि की संज्ञा दी। वहां पे लीना एक नदी भी है और उसको इन्होंने हर्ट लैंड से अलग कर दिया। तो इसके बहुत हमको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि अब ऐसी थ्योरीज को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इतनी बार चेंजेस किए गए हैं कि आप कितना कितना चीजों को याद रखेंगे, लेकिन फिर भी मेन मेन चीजों पर ही हमको फोकस करना है। थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन मैं बाद में अभी आगे इस वीडियो में इस पूरी थ्योरी को समराइज करूंगा पूरा अच्छे से। लेकिन बस आप जुड़े रहिए क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे टर्म्स हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है ऐसी थ्योरीज को पढ़ने में। एक बार बुक्स हम लोग फिर से देख लेते हैं।
पहली बुक द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, इसमें इन्होंने क्या किया, अपना कॉन्सेप्ट दे दिया मेन। लेकिन हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था, अभी पाइवट एरिया का कॉन्सेप्ट था। 1919 में अपनी इस बुक में इन्होंने पाइवट एरिया का नाम बदलकर हार्टलैंड किया और विश्व द्वीप में पूरे अफ्रीका को शामिल कर लिया। विश्व द्वीप का कॉन्सेप्ट पहले ही आ चुका था, लेकिन विश्व द्वीप में हम लोग को पता है अफ्रीका, यूरोप और एशिया शामिल है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर, हम लोग पढ़ेंगे, आपने सॉल्व भी हो सकता है किया हो, कि विश्व द्वीप में पूरे अफ्रीका को कब शामिल किया और किस बुक में शामिल किया। तो आप सोचिए कितना डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। तो आपको पता होना चाहिए कि 1919 में डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज बुक में मैकेंडर महोदय ने अपने विश्व द्वीप में समस्त अफ्रीका को ऐड कर लिया। पहले पूरे अफ्रीका को ऐड नहीं किया था इस वाली बुक में, तो समस्त अफ्रीका को शामिल कर लिया और पाइवट एरिया का नाम बदल के हार्टलैंड कर दिया। तो दो काम तो इस वाली बुक में हुए कंफर्म, एक तो पाइवट एरिया का नाम चेंज हुआ और विश्व द्वीप में समस्त अफ्रीका को शामिल किया गया। इस बुक में क्या हुआ, इस बुक में मेनली जो मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट आया और लीना लैंड को अलग कर दिया गया। ये काम 1943 की राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ द पीस वाली बुक में हुआ। और जो उनका हृदय स्थल सिद्धांत है वो बेसिकली इसी वाली बुक में आया था। हालांकि बात तो शुरू हो गई थी इसी बुक से, लेकिन इस समय हार्टलैंड शब्द नहीं आया था। हार्टलैंड थ्योरी अगर हम कहें तो 1919 में आई, प्रॉपर मतलब व्यवस्थित तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ फिगर्स देखेंगे इंपॉर्टेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये भी स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा कहा मैकेंडर ने, तो उसको हम लोग समझेंगे कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है हृदय स्थल को नियंत्रित कर लेता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है विश्व द्वीप को नियंत्रित कर लेता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो कहीं ना कहीं विश्व को नियंत्रित करता है। क्योंकि जो पूर्वी यूरोप है, ऐसा मैकेंडर महोदय का मानना था कि जो पूर्वी यूरोप है वहां पर जैसे हार्टलैंड आपका सेफ तो है, ऐसा नहीं है कि अनसेफ है, इसीलिए इन्होंने इस एरिया को हार्टलैंड कहा है। लेकिन पूर्वी यूरोप में कुछ ऐसे एरिया थे जैसे बाल्टिक सी का एरिया, कार्पेथियन पर्वत का एरिया, वहां से इसमें प्रवेश जो है वो संभव था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन कर लेगा वो कहीं ना कहीं हार्टलैंड को भी नियंत्रित कर सकता है। और अगर किसी ने हार्टलैंड को नियंत्रित कर लिया तो वो विश्वद्वीप को नियंत्रित कर लेगा, क्योंकि विश्वद्वीप में आपको पता है अफ्रीका, एशिया और यूरोप शामिल हैं। और जो फिर विश्वद्वीप को नियंत्रित कर लिया वो कहीं ना कहीं, अगर वो इतने बड़े एरिया को अपने कब्जे में ले लेगा तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पर उसका डोमिनेंस होगा, पूरे विश्व पर उसका प्रभुत्व स्थापित होगा। तो यही बस ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्वी यूरोप ही एक ऐसा एरिया है जहां से प्रवेश कहीं ना कहीं संभव हो सकता है हार्टलैंड में। और अगर किसी ने थोड़ी, हालांकि प्रवेश करना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने मेहनत करके हार्टलैंड को कब्जे में किया तो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा वो। और साथ ही साथ उसके बाद भाई हार्टलैंड इतना इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो हार्टलैंड को अपने कब्जे में ले लेगा तो पूरे विश्वद्वीप को अपने कब्जे में ले लेगा, उसका वहां प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। और अगर विश्वद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित हो गया तो पूरा विश्व फिर उसकी आज्ञा का पालन करेगा, पूरे विश्व पर उसकी जो है कह सकते हैं पूरे विश्व पर उसका डोमिनेंस होगा, प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, पूरे विश्व को वो नियंत्रित कर लेगा। तो ये बस इनका एक विचार है। तो कभी कभी एमए एंट्रेंस के एग्जाम में तो ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, और हो सकता है यूजीसी नेट में भी आ जाए कभी। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपने जरूर देखा होगा कि ऐसा स्टेटमेंट जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, ये वाला स्टेटमेंट कई बार आ चुका है। और इसमें जनरली हम लोग जैसे ही देखते हैं कि हृदय स्थल शब्द यूज हुआ है तो हम लोग मैकेंडर के साथ चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास नहीं किया कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये इसके पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स देखेंगे और फिर लास्ट में इस पूरी थ्योरी को समराइज करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा टर्म्स थे कि थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेकिन फाइनली हम लोग लास्ट तक इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे।
अब हम लोग एक बार इस चित्र के माध्यम से पूरी थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही व्यवस्थित ये फिगर है। वहाँ पर मैंने अपने जो है छोटे से मैप में कुछ चीज़ें आपको समझाई थी, लेकिन यहाँ पे आप इसको नोट्स में बना भी सकते हैं और इसमें सभी चीज़ों को ऐड किया गया है। जैसे पाइवट एरिया, पाइवट एरिया आप जान रहे हैं, मैंने आपको बताया भी कि काफ़ी ये सेफ़ एरिया माना था। 1904 में पाइवट एरिया का कॉन्सेप्ट आया और इन्होंने 3 ओर से माउंटेन रेंजेस थे और ऊपर आर्कटिक ओशन था, इसको इन्होंने पाइवट एरिया नाम दे दिया मैकेंडर ने। इसके बाद इसी पाइवट एरिया को 1919 में हर्टलैंड कहा मैकेंडर महोदय ने, 1919 में। और पाइवट वास्तव में हर्टलैंड कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि हर्टलैंड पाइवट एरिया का ही एक्सटेंशन है। येलो कलर से आपको इंडर क्रेसेंट देखने को मिल रहा है। इंडर क्रेसेंट में क्या था? इंडर क्रेसेंट में जो भी हम लोगों का थोड़ा सा अफ्रीका के ऊपर का हिस्सा और इधर ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और यूरोप का यूराल के पश्चिम का जो यूरोप है, जो भी आपको येलो कलर से देखने को मिल रहा है, वो पूरा जो हिस्सा है वो इनर क्रेसेंट का हिस्सा है। और आउटर क्रेसेंट में बाह्य अर्धचंद्र में नॉर्थ और साउथ अमेरिका, सहारा के दक्षिण का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान, इतने हिस्से शामिल हैं। तो 1904 में पाइवट एरिया का कॉन्सेप्ट आता है और विश्व द्वीप का कॉन्सेप्ट आता है। 1919 में, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, 1919 में पाइवट एरिया का थोड़ा सा विस्तार करके उसको हर्टलैंड नाम दे दिया गया और विश्व द्वीप में पूरे अफ्रीका को शामिल कर दिया गया। पहले पूरा अफ्रीका विश्व द्वीप में नहीं शामिल था, पूरा अफ्रीका 1919 में शामिल हुआ। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि समस्त अफ्रीका को मैकेंडर ने विश्व द्वीप में कब शामिल किया? तो समस्त अफ्रीका को विश्व द्वीप में 1919 में शामिल किया। फिर 1943 का नंबर आता है और 1943 में क्या किया गया कि लीनालैंड को अलग कर दिया गया और मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट सामने आया, क्योंकि उस समय जो वेस्ट यूरोप है और नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये काफ़ी एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। तो मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट आ गया। वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं पहले ही। तो यहाँ पे आपको इस थ्योरी में मेनली फोकस किन चीज़ों पे करना है, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। इस थ्योरी में फोकस करने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको कहाँ ध्यान देना है। जो भी टर्म्स मैंने बताए उन टर्म्स का मतलब समझ लीजिएगा, तीनों किताबें समझ लीजिए और किस किताब में क्या किया गया है। जैसे पहली वाली किताब में धुरी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट दिया गया, दूसरी वाली बुक में अफ्रीका को शामिल किया गया विश्व द्वीप में, समस्त अफ्रीका को, और पाइवट एरिया का नाम चेंज कर दिया गया। तीसरी वाली बुक में मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट दिया गया और लीनालैंड को अलग कर दिया गया। येनिसी के पूर्व में जो एरिया था उसको लीना भूमि की संज्ञा दी थी मैकेंडर ने। तो तीनों पुस्तकों में क्या क्या काम किया गया है? तीनों पुस्तकें 3 सन में आई हैं। किस सन में प्रकाशित हुई, क्या नाम है उस तीनों पुस्तकों का, और तीनों बुक में क्या क्या काम किया गया है, क्योंकि हर समय अलग अलग वर्क किया गया है। यही चीज़ आपको जाननी है। अगर आप इतना जान लेते हैं और जितनी चीज़ों की आज हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है उतना समझ लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। और बाकी जो एजर्सन रीज़न वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इसमें समझने का प्रयास किया है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा वर्तमान समय के परिदृश्य में चीज़ों को नहीं बताया है, क्योंकि तब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है और वो चीज़ें हो सकता है उतनी हेल्पफुल आपके लिए ना हो, क्योंकि फ़िलहाल तो क्वेश्चंस ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो इधर से ही आ रहे हैं कि जो इनकी बुक्स हैं, जो इनके जो वर्क्स हैं अलग अलग बुक्स में, उसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन ज़्यादातर हमको मैकेंडर की थ्योरी से देखने को मिल रहे हैं। तो फ़िलहाल इस मैकेंडर की थ्योरी में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।